है आपका भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल खबर मायावती से जुड़ी हुई है। मायावती का राहुल गांधी पर निशाना। दरअसल एक टिप्पणी की थी राहुल गांधी ने मायावती के ऊपर और उस टिप्पणी का जवाब दिया है मायावती ने। और उसमें कहा है कि दिल्ली चुनाव में उसमें कहा गया था कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, जिसके चलते बीजेपी सत्ता में वापस आई। प्रत्याशियों की जमानत नहीं बची। और अब इसको लेकर मायावती ने भी अपनी टिप्पणी जो है वो दी है और उसमें लिखा है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत तक नहीं बची है। बसपा अध्यक्ष माया ने राहुल गांधी को नसीहत दी है। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांके जरूर। दिल्ली में किए गए वादे बीजेपी पूरा करे, वरना बीजेपी का भी हाल कांग्रेस जैसा होगा। एक तरफ राहुल गांधी के निशाने पर मायावती थी और मायावती को लेकर जब राहुल गांधी पहुंचे वहां पर रायबरेली, वहां पर कई सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि मायावती की जो बीएसपी है वो बीजेपी के लिए बी टीम की तरह कार्य करती है। और आज इसको लेकर स्पष्ट तौर से मायावती ने भी राहुल गांधी को भी कटघरे में लेते हुए तमाम बहुत सारी बातें कही हैं और उन बातों में सीधे तौर पर राहुल गांधी को निशाने पर लिया है, उनकी पार्टी कांग्रेस को निशाने पर लिया है और बहुत सारी बातें मायावती ने इस पोस्ट के जरिए कही है। और बड़ी खबर हाथरस से है इस वक्त। सूत्रों के हवाले से हाथरस कांड में भोले बाबा को क्लीन चिट मिल गई। सूत्र ये बता रहे हैं भोले बाबा और नारायण साकार खरी को क्लीन चिट मिली है। न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। बजट से पहले कैबिनेट में कल एक प्रस्ताव रखा गया था। रिपोर्ट सदन में पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। 2 जुलाई 2024 को भगदड़ में 121 लोगों की जाने गई थी और भगदड़ के लिए कुल मिला के आयोजकों को जिम्मेदार माना गया। पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही को गंभीर चूक माना गया है। न्यायिक आयोग जो कि इस मामले में लगातार जांच पड़ताल कर रहा था, लगभग 8 महीने के बाद इस मामले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। रिपोर्ट सदन पेश करने के बाद आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि इसमें जो बाबा है भोले बाबा, जिनकी भूमिका पर शुरुआत से ही सवाल उठ रहे थे, वो उनको इसमें क्लीन चिट मिल गई। भगदड़ के लिए आयोजकों को जिम्मेदार माना गया है, यानी कि जिन लोगों ने पूरा आयोजन करवाया उनकी जिम्मेदारी थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ प्रशासनिक लापरवाही को भी बहुत गंभीर माना गया है। हाथरस कांड जिसमें 121 लोगों की जाने गई थी भगदड़ में, एक के ऊपर एक लोग चढ़ गए थे। तमाम बच्चे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी जिनकी इस हादसे में जान गई। न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट अब सरकार के सामने रख दी है, लेकिन बाबा जिनकी भूमिका पर शुरुआत से ही सवाल उठ रहे थे, बाबा को भगदड़ के लिए जिम्मेदार नहीं माना गया है। बाबा को क्लीन चिट मिल गई है। 2 जुलाई 2024 का मामला था। भगदड़ में 121 लोगों की जान गई थी हाथरस में। सीमाब और शमी गौतम मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। फोन लाइन पर बात करेंगे सीमाब से। सीमाब और शमी से पहले बात करेंगे इस खबर पर। शमी, ये बताइए कि क्या अपडेट है, क्योंकि अब जो क्लीन चिट है वो मिल चुकी है। भोले बाबा जिनको शुरुआत से ही अब हम लोग कसूरवार समझ रहे थे, उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन बाबा तो निर्दोष निकले। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सूत्रों से ये जो बड़ी खबर है, इसमें भोले बाबा को क्लीन चिट दे जाने की बात न्यायिक आयोग टीम द्वारा कही जा रही है। इसमें एसआईटी टीम द्वारा पहले ही क्लीन चिट दे दी गई थी, प्रशासन द्वारा भी दे दी गई थी, सरकार ने भी कहीं ने क्लीन चिट दी। उसके बाद ये जो न्यायिक आयोग टीम बनाई है, इसने भी बाबा को क्लीन चिट दे दी। बाबा के खिलाफ कोई भी एफआईआर नहीं हुई, न उसका किसी विवेचना में कहीं कोई नाम खोला गया, न कहीं कोई गवाह बनाया गया। तो कहीं ना कहीं जो 121 मौतों के जो लोग मुख्य आरोपी जो माना जा रहा था, और इसमें से प्रशासन के अधिकारियों की इसमें एक बड़ी चूक मानी गई है, पुलिस और प्रशासन के लोगों की, क्योंकि जहां 2.5 से 3 लाख लोग जहां इकट्ठे हुए और निर्दोषों की, मासूमों की भी उसमें मौत हुई, लोग दब कुचल कर वहां मरे, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी जो कमी थी वो प्रशासन की थी और प्रशासन के लोगों को वहां से तबादला भी किया गया। साथ ही साथ इस पूरे मामले में कम से कम 2-3 इसको कम से कम आज 6 महीना हो गया जांच को। 6 महीने बाद जो
इसमें रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में जो भोले बाबा को इसमें क्लीन चिट दिए जाने की बात कही जा रही है, इसमें यह प्रस्ताव कैबिनेट में भी इसको मंजूरी दी जानी है 2 जुलाई 2024 के मामले में। तो इसमें कहीं ना कहीं जो प्रमुख आरोपी जिसकी वजह से ये जो पूरा मामला हुआ था, ये जो माना जा रहा था कि इसमें भोले बाबा का भी इसमें जिक्र होगा, तो कहीं ना कहीं उसको सीधी सीधी क्लीन चिट दे दी गई है। बिल्कुल, पूरा प्रदेश दहल गया था, पूरे प्रदेश में तनाव फैल गया था। और सीमाब का रुख करेंगे। सीमाब, अब देखिए चूंकि रिपोर्ट आ चुकी है, न्यायिक आयोग ने लगभग 8 महीने तक पूरे मामले को देखा, जांचा परखा और अब बाबा निर्दोष, क्लीन चिट मिली, लेकिन आयोजक जिम्मेदार हैं, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है और आयोग ने इसको लेकर क्या कुछ कहा। इस तरह के जो बड़े हादसे होते हैं, आखिरकार जिम्मेदारी किसकी बनती है, क्या समझा जाए? 121 लोगों की जानें गई। अब जिम्मेदारी आयोग ने तो तय कर दी है ना, तो जिम्मेदार किसको समझा जाएगा? जो आयोग ने, न्यायिक जांच आयोग था जो रिपोर्ट तैयार की थी, उसने जिम्मेदारी तय कर दी कि प्रशासन जिम्मेदार था उसमें, और जो आयोजक थे वो जिम्मेदार थे। बाबा जिम्मेदार नहीं था। भोले बाबा की रज की धूल लेने के लिए पहले पता चला था कि लोग उमड़े थे और उसी में भगदड़ हुई थी, 121 लोगों की जान गई थी। अब पूरी न्यायिक आयोग ने उसकी पूरी जांच की है और जांच करने के बाद रिपोर्ट लगाई है, उसमें बाबा निर्दोष है, क्लीन चिट दे दी गई है। तो जाहिर है कि वो कैबिनेट में रखा गया है प्रस्ताव, आज सदन में भी पेश कर दिया जाएगा। यानी कि जो ये बाबा हैं उनको लेकर जो शुरुआती दौर से जो सवालात खड़े हो रहे थे, उसका कोई भी उन पर असर नहीं रहा और बाबा को क्लीन चिट मिल गई। तो जाहिर है कि ऐसी सूरत में सरकार ने की तरफ से जो है वो क्लीन चिट दी जा रही है और न्यायिक आयोग की तरफ से क्लीन चिट दी जा रही है, तो बाबा पूरी तरह से निर्दोष है। 121 लोग जो मरे थे, भारत समाचार की टीम वहां पर मौके पे गई थी। छोटे छोटे बच्चों की दूध की बोतलें वहां पर पड़ी हुई थी, छोटी छोटी चप्पलें बच्चों की पड़ी हुई थी, माएं अपने बच्चों से बिछड़ गई थी, न जाने कितने बुजुर्ग वहां पर दब गए थे, भगदड़ में मौतें हो गई थी। ये 121 लोग तो वो थे जिनके जो है वो पोस्टमार्टम हुए थे, जिनकी जो है वो लाशें वहां पर मर्चरी में रखी हुई थी, और न जाने कितने लोग घायल हो गए, कितनों को लोग लेकर घर अपने चले गए। कमाल की बात ये है कि सीमाब, देखिए ये सवाल उठे, लेकिन विपक्ष भी ऐसे मामलों पर चुप रहा। विपक्ष की भी तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई, चूंकि अब देखिए शुरुआत से ही बाबा की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे। जो तस्वीरें हमने देखी, जो नजारे वहां पे देखे, वो वाकई में रुलाने वाले थे। 121 लोगों की जाने गई, लेकिन बाबा पर कोई सवाल नहीं उठा। लेकिन विपक्ष की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया ना आना, क्या समझा जाए? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब वोट बैंक को साधने का काम करते हैं और देखने का काम करते हैं। उसी हिसाब से जो है वो राजनीति आगे बढ़ती है। बाबा भोले सरकार जो है वो दलित हैं और प्रवचन करते हैं। अब विपक्ष भी इसीलिए खामोश है और सरकार भी जो है वो इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही कि अगर भोले बाबा के ना हजारों लाखों अनुयायी हैं और दलित अलग हैं, ये कहेंगे साहब कि वो तो खाली वहाँ प्रवचन करने गए थे और वहाँ पे भगदड़ हो गई है। तो वोट बैंक हर आदमी बचा रहा है अपना अपना, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। तो इस तरह की चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं। तमाम राजनीति पे इसका असर होता है। तमाम चीज़ें आप देखिए ना, हरियाणा में और दूसरी जगहों पर कि जो लोग जो है वो जेलों में पड़े हुए थे, बाबा राम रहीम का एक उदाहरण है। उसके बाद फिर जब चुनाव आता है तो पैरोल पे बाहर आ जाता है, पूरा उसी तरह से ठसके के साथ आकर जो है वो बात करता है, समाज के बीच में रहता है। तो वोट बैंक के लिए सरकारें नतमस्तक रहती हैं, विपक्ष नतमस्तक रहता है कि कोई जो है वो उनका वोट बैंक कहीं से ना खिसकने पाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। अब इस पर सवाल तो बहुत पहले खड़े हुए थे, भगदड़ हुई थी, 121 लोग मामूली नहीं होते जिनकी जाने गई थी, बच्चे भी शामिल थे उसमें, बुजुर्ग भी शामिल थे, और पुलिस वालों का सस्पेंशन किया गया सिर्फ, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये अपने आप में बेहद दुखद है। और अब जो है वो रिपोर्ट भी तैयार हो गई है, बाबा को, और ऐसे आयोजन फिर से होते रहेंगे। और अब बड़ी बात यह है कि ऐसे हादसे दोबारा ना हो, यही समझा जा सकता है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर है, ड्रीम 11 ने सलीम को करोड़पति बनाया। भारत बांग्लादेश के मैच में टीम बनाई गई थी। ड्रीम 11 पर 49 रुपए में टीम बनाई गई थी। 49 रुपए में बनाई गई टीम 2 करोड़ रुपए जीत लाई। सदर विकासखंड के बड़हरा रानी का सलीम है। सलीम एक निजी अस्पताल में नौकरी करते हैं। सलीम 10,000 रुपए की नौकरी करते हैं और भारत और बांग्लादेश के मैच में ये टीम बनाई गई। महज 49 रुपए में
ड्रीम 11 टीम बनाई गई और अब 2 करोड़ रुपए टीम ने कमा लिए। 49 रुपए में बनाई गई टीम ने 2 करोड़ रुपए जीत लिए हैं। सलीम 10,000 रुपए की नौकरी करता है और ड्रीम 11 जिस तरीके से बनी टीम महज 49 रुपए में और 2 करोड़ रुपए इस टीम ने कमा लिया। भारत और बांग्लादेश के मैच में टीम ये बनाई गई। ड्रीम 11 पर 49 रुपए में ये टीम बनी और 2 करोड़ रुपए जीते हैं। 49 रुपए में टीम बनी और 2 करोड़ रुपए जीते गए। सदर विकासखंड के बढ़हरा रानी का रहने वाला है सलीम और देखिए कहा जा सकता है एक बड़ी उपलब्धि है, एक बेहद सामान्य जीवन। बताया जा रहा है कि अस्पताल में 10,000 रुपए की नौकरी करते हैं सलीम। खबर गाजीपुर से, यहां 4 लोगों की जान चली गई है। कार गिट्टी लदे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौत जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। मृतकों में 2 महिलाएं 2 पुरुष शामिल हैं। बिरनौ थाने के पास यह हादसा हुआ है। गाजीपुर में सड़क हादसा हुआ है। 4 लोगों की जान चली गई है। कार और गिट्टी लदे खड़े ट्रेलर से टकरा गई है यह हादसा और 4 लोगों की इसमें जान चली गई जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतकों में 2 महिलाएं हैं 2 पुरुष बताए जा रहे हैं। बिरनौ थाना क्षेत्र में हादसा हुआ है। खबर गाजीपुर से, सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। इसमें 2 महिलाएं हैं 2 पुरुष हैं। कार गिट्टी लदे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। आशुतोष त्रिपाठी जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या अपडेट है हादसे को लेकर? जी स्वाति, आपको बता दें इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। ये सभी लोग महाकुंभ स्नान करके लौट रहे थे, बिहार के रहने वाले थे और देर रात में खड़े ट्रेलर से इनकी कार टकराई और जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गई। दरअसल कुंभ जो लोग नहाने जा रहे हैं वहाँ पैदल चल रहे हैं, उसके बाद थकान में वापस आ रहे हैं। और दूसरी वजह हादसों की जो सबसे बड़ी है कि हाईवे पे ट्रक जो है वो बेतरतीब खड़े रहते हैं। ट्रकों के खड़े रहने के ले बाई बनाए रहते हैं, लेकिन वहाँ पे ट्रक नहीं खड़े होकर रास्तों में खड़े हो जाते हैं। सड़क के किनारे अंधेरे में दिखते हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं। इस गाजीपुर में अगर पिछले 10 दिनों की बात करें तो कम से कम 15 हादसे बड़े हुए हैं। जी धन्यवाद आपका आशुतोष। वाराणसी में भी सड़क हादसा हुआ है और 4 श्रद्धालुओं की यहां पर भी जान चली गई। श्रद्धालुओं से भरी कार ट्रक से टकरा गई। इसमें 4 लोगों की जान चली गई। आधा दर्जन घायल ट्रक से टकराने के बाद वहां पर चीख पुकार मच गई। वाराणसी में हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कर्नाटक के रहने वाले हैं सभी मृतक और घायल लोग। एक ही वाहन में करीब 10 लोग सवार थे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के जीटी रोड का ये मामला है। दुखद हादसा यहां पर भी हुआ है। 4 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। ललितपुर में भी हादसा हुआ है। ट्रक ने बाइक सवार दंपति को रौंद दिया है। इस हादसे में एक महिला की जान चली गई है। पति और बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। शादी समारोह में जाने के दौरान यह हादसा हुआ है। सदर कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना है। महिला की मौत जबकि पति और बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हुए इस हादसे में। शादी समारोह में जाने के लिए निकले थे ये सभी लोग और उसी दौरान ये हादसा हुआ जिसमें पूरा परिवार चपेट में आ गया। ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को रौंद दिया। पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि जो बच्चा है, पति है, वो गंभीर रूप से घायल हुआ। नोएडा में FIIT मामले में पुलिस की जांच और तेज हो गई। नोएडा सेंटर के हेड सहित 31 लोगों के बयान लिए गए। अब तक चेयरमैन सहित मैनेजमेंट के लोगों के बयान दर्ज करवाए गए हैं। वहीं पेरेंट्स के बयान दर्ज हुए। सेंटर हेड की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ चुकी है। आने वाले दिनों में सेंटर से जुड़े लोगों पर कार्रवाई संभव हो सकती है। वहीं FIIT और G से रिजाइन करके दूसरे संस्थान में लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है। दूसरे संस्थानों में ज्वाइन से सेंटर बंद होने की जानकारी सामने आई है। दानिश मेरे साथ मौजूद हैं। दानिश, और क्या जानकारी है?
दूसरे संस्थान में ज्वाइन से सेंटर बंद होने की जानकारी सामने आई है। वहीं स्टाफ ने आकाश इंस्टीट्यूट में इन्हें सबको ज्वाइन करवाया था। थाना सेक्टर 58 पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला है। दूसरे संस्थानों में ज्वाइन से सेंटर बंद होने की जानकारी सामने मिली है। फिर मामले में पुलिस की जांच एक बार फिर से तेज हो गई है। नोएडा सेंटर के हेड सहित 31 लोगों के बयान दर्ज कराए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि मैनेजमेंट के लोगों के बयान भी दर्ज हुए हैं, पेरेंट्स के बयान दर्ज हुए। सेंटर हेड की जो भूमिका है वो माना जा रहा है कि सवालों में है। आने वाले दिनों में सेंटर से जुड़े और लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। फिर से रिजाइन करके दूसरे संस्थानों में ज्वाइन इन लोगों ने किया है और दूसरे संस्थान में ज्वाइनिंग से सेंटर बंद होने की जानकारी मिली है। नोएडा सेंटर के स्टाफ ने आकाश इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया था। थाना सेक्टर 58 पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दानिश मेरे साथ मौजूद हैं। दानिश, और क्या जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए भी कुछ दिन पहले एक साथ जो फिजी के इंस्टीट्यूट था वो एक साथ सबका शटर डाउन हो गया था और वहाँ के जो बच्चे थे वो जो है उनका काफी नुकसान हुआ था। लिहाजा जो फिजी का मुख्य प्रबंधन है उसने शिकायत करी पुलिस से, कमिश्नर ऑफ पुलिस से और लक्ष्मी सिंह से, और उसमें बाद में जब जांच शुरू हुई है तो इसमें ये आरोप लगाया गया है कि एक साथ एक देश के नामचीन जो है इंस्टीट्यूट ने यहाँ की जो फैकल्टीज थी, जो प्रबंधन था, उनको तोड़ा और उनको तोड़ने के बाद एक साथ उन सभी को दूसरे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करा दिया, जिसकी वजह से फिजी पर ताला पड़ गया। इसमें अब तक तकरीबन 31 लोगों से पूछताछ हो चुकी है और साथ ही अब शक के दायरे में और जांच के दायरे में वो इंस्टीट्यूट भी आ गया है जिसके ऊपर ये आरोप लगा है कि उस इंस्टीट्यूट ने फिजी को बंद कराने के लिए ये पूरी साजिश रची थी। सेक्टर 58 थाना पुलिस इसकी जांच कर रही है। हालांकि फिजी के जो अकाउंट थे वो फ्रीज कर दिए गए थे। तकरीबन 11 करोड़ रुपए जो अकाउंट में पड़े हुए थे वो भी फ्रीज कर दिए गए थे, क्योंकि लगातार जो अभिभावक थे वो फिजी पहुंच रहे थे और उनका सीधा आरोप था कि उन्होंने पैसा दिया है फिजी को और उनको पढ़ाने की और तैयारी कराने की जिम्मेदारी फिजी की है। लेकिन अब ये नया मोड़ इस पूरे मामले ने ले लिया है। धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए दानिश। और मायावती का राहुल गांधी पर तीखा हमला। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था मायावती के लिए, और उसके बाद मायावती ने भी जवाब दे दिया है और कहा है मायावती ने कि बीजेपी जिस तरह से सत्ता में आई, कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत तक नहीं बची। मायावती ने राहुल गांधी को नसीहत दी है कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखें। दिल्ली में किए गए वादे बीजेपी पूरे करे, वरना बीजेपी का हाल भी कांग्रेस जैसा ही होगा। वार और पलटवार दोनों तरफ से लगातार चल रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी ने मायावती पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मायावती अगर हमारे साथ आ जाती तो शायद स्थिति कुछ और होती, तस्वीर कुछ और होती और बीजेपी जीत ना पाती। लेकिन बीएसपी तो लगातार बीजेपी की बी टीम के रूप में कार्य कर रही है। इससे पहले राहुल गांधी ने और भी बहुत सारे आरोप मायावती पर लगाए, लेकिन उन आरोपों का खुलकर जवाब दे दिया मायावती ने, और मायावती ने भी राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा है। देख, कांग्रेस और सपा दोनों बी टीम है। समय समय पर दोनों बीजेपी की मदद करते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस ने मदद किया। लोकसभा के चुनाव में जब कांग्रेस ने प्रयास किया कि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आ जाए, तब विरोध किसने किया था? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने यहाँ तक कह दिया था कि यदि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आएगी तो हम अलग हो जाएंगे। आज राहुल जी के बयान वही आ रहे हैं ना कि मोर्चे में कांग्रेस अगर आई होती तो लड़ाई की दिशा दूसरी होती। समझौता करके लड़ना चाहिए। समझौते में लड़ते तब लड़ाई बनती। अकेले अकेले कोई लड़ पाएगा? यहाँ 40 पहलवान है, वो अकेले पहलवान बन के लड़ेंगे। अगली खबर आगरा से। अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध परिवहन कर रहे 16 डंपर पुलिस ने सीज कर लिए। बिना कागजात के उत्तर प्रदेश में अवैध परिवहन कर रहे थे और राजस्थान से बिना कागजात के यूपी में अवैध परिवहन। डीसीपी सिटी के निर्देश पर एसीपी विनायक भोसले ने कार्रवाई की है। गंगा, यमुना और आरएस उपाध्याय, बीएस परमार के खिलाफ कार्रवाई हुई, जिसमें चैची, एमएस परमार, एसआर बीटीसी के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। सदर थाना क्षेत्र से लेकर सैया तक पुलिस ने कार्रवाई की है। थाना पुलिस खनन विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई है। पुलिस ने यहां से करीब 16 डंपरों को सीज किया है। आगरा से एक खबर है।
अवैध खनन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई आगरा में हुई है। डीसीपी सिटी के निर्देशन पर यह कार्रवाई, जिसको संयुक्त टीम ने अंजाम दिया है। खनन की शिकायतें हालांकि लगातार मिल रही थी और इसको लेकर पुलिस पैनी नजर बनाए हुए थी और अब अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की अब जो एक बड़ी कार्रवाई है वो हुई है। यहाँ पर पुलिस ने यहाँ से करीब 16 डंपरों को सीज किया और साथ ही साथ जिस तरीके से एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य तक आराम से इनको ले जाया जा रहा था, जो ड्राइवर्स थे वो कागज तक नहीं दिखा सके। फिलहाल डीसीपी सिटी के निर्देशन पर यह कार्रवाई हुई है और शोभित इस खबर पर मेरे साथ मौजूद हैं। शोभित, क्या बताएंगे इसको लेकर? अब कितनी बड़ी ये कार्रवाई है, कैसे पॉसिबल हो पाया? 16 डंपरों को सीज किया गया है, कितनी बड़ी? देखिए स्वाति, ये बड़ी कार्रवाई की है एसीपी विनायक घोषके ने डीसीपी सिटी निष्ठुरा के निर्देश के बाद। दरअसल ये जो डंपर हैं, ये RS उपाध्याय, BS परमार, गंगा जमुना, ये सब बड़े लोग हैं जिनके अवैध डंपर एंटर होते हैं राजस्थान से यूपी की सीमा बिना कागजात के, बिना रवन्ने के। इस पर एसीपी ने बड़ी कार्रवाई की है और सुबह 5 बजे तक कार्रवाई चल रही है। 16 डंपर सीज किए गए हैं, अब इसमें लिखापढ़ी हो रही है। जी स्वाति, धन्यवाद आपका। मेरठ में कार में बैठे पीएसी के जवान पर जानलेवा हमला हुआ है। आधा दर्जन बदमाशों ने जवान को बुरी तरह से पीटा। बदमाशों ने पॉश मार्केट में पीएसी के जवान को पीटा। लाठी डंडों से पीटकर पीएसी के जवान को घायल कर दिया गया है। बदमाशों ने शीशा तोड़कर कार को भी क्षतिग्रस्त किया है। बताया जा रहा है कि युवती की बर्थडे पार्टी में जा रहा था जवान। पीएसी के जवान ने फायरिंग की भी बात कही है। घायल जवान को छोड़ बदमाश मौके से फरार हो गया है। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र की घटना है। नरेंद्र मेरे साथ इस खबर पर मौजूद है। नरेंद्र, बताइए। देखिए, ये जो पीएससी का जवान है, आयुष इसका नाम है और ये यहाँ 6वीं बटालियन में तैनात है। अपने छोटे भाई के साथ गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी में यहाँ सेंट्रल मार्केट में आया था और उसी दौरान वहाँ पर कुछ और लड़कियां भी मौजूद थी। वहाँ कुछ और भी लड़के थे जिन्होंने उन लड़कियों के ऊपर जब फप्तियां कसी, उनसे अभद्रता की, तो इन्होंने उसका विरोध किया। इसके बाद वहाँ पर मारपीट, हाथापाई ये सब शुरू हो गया। ये दोनों उनसे हाथों पिटने के बाद अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। तो उनकी गाड़ी पर डंडों से प्रहार किए गए, इनके शीशे भी से सब तोड़ दिए गए और इसी दौरान इनको टारगेट करके फायरिंग भी की गई। जो आयुष है, सिपाही है पीएससी में, उसने किसी तरीके से उस गाड़ी को लेकर वो नौचंदी थाने पहुंचा और वहां पर अपनी फरियाद दर्ज कराई है। उसका सिर फूटा हुआ था, खून उसके सिर से बह रहा था। उस दौरान ये शिकायत उसने की है। तो इस पूरे मामले में पुलिस ने 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये सब इसी इलाके के रहने वाले हैं, दबंग हैं। एक बड़ा गैंगस्टर है जिसके संरक्षण में इन अराजकों को यहाँ पर शय मिलती है। तो अब पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, लेकिन इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो अभी ये उम्मीद है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से पूरे सेंट्रल मार्केट में, जो मेरठ का पॉश इलाका कहा जाता है, वहाँ फायरिंग और जिस तरीके से गुंडागर्दी हुई, वो वाकई में पुलिस को चुनौती देने वाली है। जी बिल्कुल, आप जुड़े रहेंगे नरेंद्र आगे भी। अगली खबर भी मेरठ से। बैंक कर्मी और युवक को जमकर पीटा गया। एटीएम मशीन तोड़ने का आरोप लगाकर पिटाई की गई है। भीड़ ने बैंक कर्मी और युवक को बदमाश समझकर पीटा है। वहीं एटीएम फंसने पर युवक ने बैंक में शिकायत की थी। शिकायत पर पहुंचे बैंक कर्मी को भी भीड़ ने बदमाश समझ लिया और जमकर पीटा। बैंक कर्मी और युवक की पिटाई करके भीड़ ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस जांच में बैंक कर्मी और युवक सही पाया गया। बैंक कर्मी ने पिटाई करने वाली भीड़ के खिलाफ तहरीर दी है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के अहमदनगर का ये मामला है। भीड़ का इंसाफ, भीड़ ने बैंक कर्मी को ही बदमाश समझ लिया और जमकर हाथ साफ किए उस पर। नरेंद्र मेरे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र, क्या ये पूरा घटनाक्रम है, आपसे जानेंगे। लिसाड़ी गेट के अहमदनगर का ये मामला बताया जा रहा है। फिलहाल बैंक कर्मी और युवक की पिटाई जिस तरह से हुई है, और नरेंद्र इस खबर पर मौजूद है। नरेंद्र, भीड़ ने तो बैंक कर्मी को ही बदमाश समझकर उस पर हाथ साफ कर दिए। पूरा घटनाक्रम क्या रहा, आपसे जानेंगे। देखिए, ये अहमदनगर का इलाका है, लिसाड़ी गेट का, जहां पर ये बैंक कर्मी और एक युवक वहां पहुंचे थे और ये एम्प्लॉई हैं जो एटीएम मशीन प्रोवाइडिंग सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है उसके, और एक बैंक का कर्मी था। और यहाँ पर ये किसी शिकायत के चलते यहाँ पहुंचे थे। ये बताया था कि एटीएम मशीन में किसी युवक का पैसा फंस गया है। जब ये यहाँ पर रिपेयरिंग कर रहे थे, उसी समय पर भीड़ आई और कई सारे लोगों ने इनको बदमाश समझ लिया और उनको बुरी तरह पीटा। ये कहते भी रहे कि इनका कोई कसूर नहीं है, ये इसी
सेवा के कर्मी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बुरी तरीके से पीटा गया। ये माना जा रहा है कि कोई अफवाह फैलाने वाला रहा होगा, जिसके बाद इस तरीके की कार्रवाई जो है यहाँ मौजूद बहुत सारे लोगों ने इनके खिलाफ की है। फिलहाल जो पीड़ित हैं वो लिसाड़ी गेट थाने में उन्होंने तहरीर दी है, शिकायत की है और ये कहा है कि इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनको चिन्हित करके और कार्रवाई की जाए। जो वीडियो है वो भी इस पूरे मामले के वायरल है। लखनऊ में नकली वेबसाइट बनाकर ठगी का प्रयास किया गया। ठगों ने आबकारी विभाग की नकली वेबसाइट बनाई है। साइबर ठगों ने बनाया है फर्जी ई लॉटरी पोर्टल। आबकारी विभाग के नाम पर मांगे जा रहे थे आवेदन। आबकारी अधिकारी ने दर्ज करवाया मुकदमा। लखनऊ साइबर थाने में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। साइबर टीम ने वेबसाइट बंद करके इस मामले की जांच शुरू कर दी है। साइबर ठगों ने फर्जी ई लॉटरी पोर्टल बनाया है। लखनऊ से एक खबर है। अब बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग के नाम पर लोगों से आवेदन भी मांगे जा रहे थे। फिलहाल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आबकारी अधिकारी ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाया है। साइबर टीम ने वेबसाइट बंद करके मामले की जांच शुरू की। नकली वेबसाइट बनाकर ठगी करने का प्रयास किया गया है। लखनऊ में ठगों ने आबकारी विभाग की नकली वेबसाइट बनाई है। वहीं अब आबकारी अधिकारी ने मुकदमा दर्ज करवाया है। लखनऊ साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। साइबर टीम ने वेबसाइट बंद करके जांच शुरू की है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं